टॉपिक है बच्चों आज का आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सपोज कीजिए आपके पास एक एटम है और इस एटम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये आइसोलेटेड है, मतलब किसी कंबाइंड फॉर्म में नहीं है। यानी हम मॉलिक्यूल नहीं ले सकते, हम जब भी लेंगे एटम लेंगे, सिंगल एटम लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि Cl2 लेके हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक ही एटम लेना है, चाहे Cl लो, सोडियम लो, कोई भी एटम लीजिए, जिसमें से भी निकालना है इलेक्ट्रॉन को, जिस भी एटम में से निकालना है। जनरली नॉन मेटल यानी कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करता है, लेकिन जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके सिंगल एटम लेना है और वो हमेशा गैसियस फेज में लेना है। यानी एटम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और साथ साथ गैसियस होना चाहिए। ओके, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का दूसरा नाम अल्टीमेट सेल। अल्टीमेट सेल। सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से पहले निकलता है ना। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जब मैंने एटॉमिक नंबर 20 से ऑनवर्ड कराया था, मैंने कहा था कि भले ही इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो रहा हो, लेकिन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर शेल से पहले होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग हमने 3D में किया था, स्कैंडियम से जिंक तक, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आई थी तो हमने 4s में से इलेक्ट्रॉन को निकाला था, आउटर मोस्ट शेल में से। इसलिए वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है सपोज कीजिए। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं जी? दिस इज कॉल्ड ENC और वी कैन से जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे अगर निकालना है, इंफिनिटी पे लेके जाना है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना है, मुझे कहीं से कहीं लेके जाना है, तो बोर्स मॉडल में बताया था ना कि दोनों शेल के बीच का एनर्जी गैप आपको देना होगा, क्योंकि इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है ना। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जो ENC लग रहा है, जो जेड इफेक्टिव लग रहा है, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन को हम लेके जा पाएंगे। कहां से कहां? NH सेल से। वैलेंस शेल को हमने NH सेल मान लिया, NH सेल से इन्फिनिटी पे। तो IE का एक बार फॉर्मूला मैंने लिखवाया था असाइनमेंट 5 में कि IE अगर आपको निकालना है तो E इंफिनिटी, असाइनमेंट 5 नहीं असाइनमेंट 6 में क्वेश्चन से ऐसे, E इंफिनिटी माइनस EN। NH सेल से इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है। E इंफिनिटी पे कितनी एनर्जी होती है? 0 माइनस EN, NH सेल में जो भी एनर्जी होगा क्या होगा? माइनस 2.18 इंटू 10 माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। ओके बच्चों, यानी कि कहीं ना कहीं ये वैल्यू क्या आ गया? पॉजिटिव वैल्यू आया, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव। तो कभी भी इंथैल्पी चेंज अगर पॉजिटिव होता है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को NH सेल से इंफिनिटी पे लेके जाने में, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी कंज्यूम करेगा ये, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, और आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कौन सा होगा प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। केमिस्ट्री में क्या रूल बताया था? जब भी बॉन्ड डिसोसिएट करना होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होगा। ओके बच्चों, क्लियर यहां तक? अब जितना ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब। ये सुनो, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा मतलब जितना ENC स्ट्रॉन्गर होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा, उतनी आपको ज्यादा एनर्जी देनी होगी तोड़ने के लिए, उतना आयनाइजेशन भी इंक्रीज होगा। तो आप मुझे बताइए, लेफ्ट से राइट आप जब पीरियड टेबल में मूव करते हैं तो वी नो दैट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, यस और नो? ENC
इंक्रीजेस, तो ENC बढ़ने की वजह से outer electrons is more binded with the nucleus. We can say that कि due to increase in ENC effective nuclear charge, जो outer electrons है वो more binded होगा न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है आसान? मुश्किल, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना, तो निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी आपको लगेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ENC बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ओके बच्चों, तो पीरियोडिक टेबल में जनरल ट्रेंड क्या कहता है? जनरल ट्रेंड कहता है कि लेफ्ट टू राइट IE increases. Why I increases? Due to increase in ENC. Due to increase in ENC, net inward pull by the nucleus over the valence electron increases. Similarly, when we move from top to bottom, atomic radius increases. Last class में discuss किया था, due to increase in number of shells, due to which ENC decreases and because of which electrons निकालना आसान हो जाएगा, तो IE decreases. Yes or no? अब यहीं पे आप ध्यान रखिएगा, जितना आसान होगा इलेक्ट्रॉन निकालना किसी एटम में से, उतना ज्यादा उसकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक होगी। क्या होगी? मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो IE डिक्रीज होने की वजह से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बिकॉज मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आसानी से कोई एटम निकालेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आसानी से डेवलप होगा, और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा मतलब मेटालिक एक्शन इंक्रीज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टॉप टू बॉटम, ड्यू टू decrease in ENC, IE decreases, and due to decrease in IE, metallic character increases. और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपको बता दूं मैं, फर्स्ट ग्रुप में फ्रांसियम के जस्ट नीचे ऊपर होता है सीजियम, CS। फ्रांसियम, जब आप फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट देखेंगे तो सबसे नीचे है फ्रांसियम, FR, विच इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसके जस्ट ऊपर होता है सीजियम। सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी कम होती है कि उसके ऊपर अगर आप सनलाइट देंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। इसलिए सोलर सेल में सीजियम का भी यूज इस्तेमाल किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले कंसेप्ट में। किसका इस्तेमाल करते हैं? सीजियम का। तो कोई पूछे सीजियम का यूज हम क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए करते हैं? तो ड्यू टू इट्स लेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, कोई पूछे सोडियम और पोटेशियम में से विच वन इज मोर रिएक्टिव? पोटेशियम। व्हाई सो? ड्यू टू इज लेसर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा जिस मेटल का, वो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो मोर रिएक्टिव होगा। तो मैं लेफ्ट राइट ये कह सकता हूं कि आई बढ़ने की वजह से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो आपको पहले ही बता रखा है मैंने कि जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एस ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स, बिकॉज मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो पी ब्लॉक में जाके थोड़ा सा लास्ट एंड में जाके क्या होता है? सारे नॉन मेटल्स होते हैं। यस और नो? तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीजेस? ड्यू टू इंक्रीज इन आई। मेटालिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज? ड्यू टू इंक्रीज इन ड्यू टू डिक्रीज इन आई। यहाँ बढ़ने की वजह से घटेगा, घटने की वजह से बढ़ेगा। ये जनरल ट्रेंड है। देयर आर मेनी एनोमलस बिहेवियर, मतलब जनरल ट्रेंड के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें होती है। जनरल ट्रेंड में आप देखोगे ये इसका इससे ज्यादा होना चाहिए, उल्टा हो जाएगा वहां पे। दैट इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत? आयनाइजेशन थेरेपी क्या होता है? क्लियर हो गया। आउटर शेल से आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन थेरेपी। जितना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होगा, मतलब जितना ENC ज्यादा होगा, जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, उतना IE ज्यादा, जितना कम उतना IE कम। तो जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन थेरेपी इज दिस, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। एनी डाउट टिल हियर? कॉपी कीजिए यहां तक। नेक्स्ट हेडिंग है इसी के अंदर, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सबसे पहला फैक्टर एटॉमिक रेडियस। आपने अभी ट्रेंड पढ़ा है ना, लेफ्ट राइट का क्या ट्रेंड है,
टॉप टू बॉटम का क्या ट्रेंड है? इस ट्रेंड को देखने से क्या लगता है, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? तो मैं कह सकता हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। यस और नो? सिमिलरली जो हमारा सेकेंड फैक्टर है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली? डायरेक्टली। तो सेकेंड फैक्टर में हम लिखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएनसी। ठीक है, यहां ध्यान दो। थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दो एग्जांपल देता हूं, जरा बताओ मुझे ज्यादा किसका होगा इसमें। आदित्य, 15th ग्रुप में एलिमेंट है नाइट्रोजन और 16th ग्रुप का एलिमेंट है ऑक्सीजन। मैं नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से कंपेयर करूं या मैं बोलूं फास्फोरस को सल्फर से कंपेयर करूं, बात सेम है। सेम पीरियड के दो एलिमेंट से कंपेयर करना है विद डिफरेंट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? 15th एंड 16th। ठीक है, चलिए मैं पहले बात करते हूँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सेम जो कंसेप्ट नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लगेगा वही कंसेप्ट आपका फास्फोरस और ऑक्सीजन सॉरी सल्फर में। ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और वो दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट थे। ट्रेंड को देखते हुए क्या लग रहा है, किसका ज्यादा होना चाहिए? ऑक्सीजन का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, राइट साइड में 16 ग्रुप है तो इसका ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस बिहेवियर मतलब जो जनरल ट्रेंड के अगेंस्ट हो रहा होगा ना, उसे क्या बोलते हैं? एनोमेलस बिहेवियर। जनरल ट्रेंड के अगेंस्ट हो रहा हो। ठीक है बच्चों, सवाल होता है क्यों ऐसा? तो जरा दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से समझिएगा। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से समझिएगा। एटॉमिक नंबर 7 8 1s2 2s2 2p 3 1s2 2s2 2p 4। क्या लगता है देखने से? 2p में यहां में हमें इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना है? 2p में से। और ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना है? इसमें से भी 2p में से। लेकिन इसका p ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। देखिए ध्यान से, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल्स होता है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड। लेकिन इसमें जो p ऑर्बिटल है वो मोर देन हाफ फील्ड है, लाइक दिस। आपको पता है ना, एक पॉइंट लिखवाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चैप्टर 2 में कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां बताया था? क्रोमियम और कॉपर का जो एक्सेप्शन केस बताया था वहीं पे पॉइंट मैंने मेंशन कराया था। इवन ये क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 9 में भी है कि कॉपर का 3d9 4s1 3d10 4s1 क्यों होता है, 3d9 और 4s2 क्यों नहीं होता? उसका रीजन क्या लिखवाया था? हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं नाइट्रोजन के केस में कह सकता हूं कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबल है। अब कोई चीज एक्स्ट्रा स्टेबल हो तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान या मुश्किल? स्टेबिलिटी को तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। कोई चीज पहले से स्टेबल है उसमें से कैसे आप निकालना चाहोगे तो ज्यादा एनर्जी देना होगा। कोई भी चीज मुश्किल काम करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देना होगा, है कि नहीं है? तो मैं कह सकता हूं कि जनरल ट्रेंड में इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम it is difficult to remove electron from 2p of nitrogen than 2p of oxygen, इसलिए इसका आयनाइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहां तक? श्योर? कोई पॉइंट? फैक्टर बच्चों, फोर्थ टोटल 5 फैक्टर्स है, चौथा फैक्टर समझिए। फोर्थ फैक्टर इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट
इसके इफेक्ट को समझाने से पहले समझिए इफेक्ट होता क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्थ पीरियड में, फोर्थ क्वांटम नंबर में, यानी कि फोर्थ सेल के अंदर कौन कौन सा सबसेल पॉसिबल है? एस, पी, डी एंड एफ। अब सपोज कीजिए आपके पास ऐसा है कुछ स्थिति, ये एस है, ये पी है, ये डी है और ये एफ है। ऐसा होता नहीं है। मैं अब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर ये सेल नंबर सेम है, सेम शेल की बात कर रहा हूं, ऑर्बिट चेंज नहीं होना चाहिए। शेल अगर सेम है, सेम शेल के एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो और उसी शेल के पी ऑर्बिटल से निकालना हो, आसान किस में से होगा? पी से। क्यों? बिकॉज एस इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, एस ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो मैं कह सकता हूं इसी चीज को हम कहते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन पी। एस का इफेक्ट ज्यादा होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट पी से। हाँ जी, तो मैं तो एटॉमिक रेडियस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सेल नंबर सेम कर दिया, तो एटॉमिक रेडियस अलग कैसे हो सकता है? सेम एटॉमिक रेडियस होगा क्योंकि सेल नंबर सेम है। एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला क्या था? हाँ, सेम सेल, यहां लिख तो दिया मैंने। सेल नंबर सेम है और डिफरेंट सबसेल है, तो एस सबसेल मोर क्लोजर होता है न्यूक्लियस के, पी सबसेल थोड़ा उससे दूर होता है, डी उससे तो डी थोड़ा सा दूर और एफ सबसे ज्यादा दूर। तो मैं कह सकता हूं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन सेम शेल के डिफरेंट सबसेल से निकलने चाहिए। शेल चेंज हो जाएगा तो ये इफेक्ट वहां अप्लाई नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं सेकेंड ग्रुप का बेरिलियम ले लूं और 13th ग्रुप के एलिमेंट का बोरॉन ले लूं, बाय द कंसेप्ट लेफ्ट राइट क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन दर पे ज्यादा, तो बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए बेरिलियम से, लेकिन एक्चुअल में बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरॉन से। और जो मैं बेरिलियम बोरॉन में कह रहा हूं, सेम कंसेप्ट इसके नीचे वाला एलिमेंट यानी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में अप्लाई होगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट उसके नीचे कैल्शियम और गैलियम में अप्लाई होगा। सेम पीरियड के डिफरेंट ग्रुप में देखेंगे हम लोग। इसके पीछे का रीजन समझिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p1। अब देखो बच्चों, यहां 2s में से निकालना है मुझे इलेक्ट्रॉन और बेटा यहां पे 2p में से। सेल नंबर तो सेम है ना, देख रहे हो, n का वैल्यू यहां भी 2 यहां भी 2, तो सेल नंबर इज सेम, ओनली सबसेल इज डिफरेंट। कौन सा सबसेल? s और यहां p। तो मैं कह सकता हूं कि सिंस पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ s is greater than penetration effect of p subshell, therefore it is easy to remove electron from 2p than 2s, hence ionization enthalpy of beryllium is higher than boron। ये एक्सप्लेनेशन आता है बच्चों, और जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं वही आएगा, कोई और नहीं आएगा। ठीक, क्लियर? पांचवा और आखिरी इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। सुना है नाम, समझाया हुआ है किसी ना किसी लेक्चर में, मैंने समझाया था आपको। शील्डिंग इफेक्ट या इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि एस और पी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, डी और एफ का पुअर होता है, जिसकी वजह से लेंथरवाइड कंट्रैक्शन होता है, समझाया था आप लोग को। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है कि ENC इज इक्वल टू NC माइनस SE। यस, किसी का अगर SE ज्यादा होगा तो ENC क्या होगा बच्चों? और बेटा ENC कम होने की वजह से IE क्या होगा? कम होगा, बिकॉज ENC एंड IE यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस, तो मैं कह सकता हूं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस और नो? क्योंकि SE बढ़ने से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से ENC कम होगा और ENC कम होने से ये कम होगा, तो ये बढ़ने से कम हो गया ना, तो क्या लिख सकता हूं? इनवर्सली रिलेशन होता है दोनों के बीच में। ओके बच्चों,
इस पे एक एग्जांपल समझिए आप। ये बच्चों ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि टॉप टू बॉटम आई क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्या जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहा है काम? देखो तो यहां से यहां कम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कम होना चाहिए, हो रहा है कम। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम में मूव कर रहे हैं तो होना चाहिए कम, बट क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये बच्चों फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, और फोर्थ पीरियड में अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉन 3D में फिल होना शुरू हो जाता है। किसमें? 3D में। क्या कैसे फिलिंग होता है? 4s2 3d10 4p3 नहीं सॉरी 4p1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बच्चों ये होगा। बिफोर दिस आर्गन रहेगा, आर्गन 18, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैलियम इज दिस, वेयर इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज नियॉन 10 3s2 3p1, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स निकालना किस में से है, यहाँ पे 3p में से, और 3p को शील्ड कौन कर रहा है? 3s, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे किस में से निकालना है? 4p, उसको शील्ड कौन कर रहा है? तो इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो गया बच्चों। तो मैंने बता रखा है ना, शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर होगा, ध्यान दीजिएगा, शील्डिंग इफेक्ट गैलियम में क्या होता है? पुअर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, in which 3p electron is shielded by 3s electron, and 3s electron has strong shielding effect, whereas 3p is यहाँ पे गैलियम में 4p के पहले कौन शील्डिंग इफेक्ट दे रहा है? 3d, which is poor। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ENC क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बच्चों जब ENC इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन थेरेपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। फैक्टर बता रखा है मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना ENC और IE। तो यहां से यहां बढ़ा क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं था। अगेन यहां से यहां बच्चों कम होना चाहिए, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे जनरल ट्रेंड है, यहाँ पे जनरल ट्रेंड है, यहाँ पे क्या था? एनोमलस बिहेवियर था। अगेन अब यहां से यहां भी कम होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया? ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे अगेन एफ ऑर्बिटल आ जाता है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल की वजह से इसका जो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, हाई IE देन IN इंडियम से, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल, या आप सिंपल लिख दो 4f एंड 3d दोनों, सॉरी 3d बोल रहा हूं, 4f f और d ऑर्बिटल लिख दो। यहाँ पे f ऑर्बिटल भी आता है और साथ साथ d भी आता है। f ऑर्बिटल, ठीक है। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्रास्टिकली बढ़ गया, क्योंकि f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट और पुअर होता है एज कंपेयर टू d का शील्डिंग इफेक्ट से b पुअर किसका होगा? f का। इसलिए यहाँ पे चेंजेस देखो, चेंजेस कितना है? यहाँ पे चेंजेस देखिए सिर्फ 2 का, लेकिन यहाँ पे चेंजेस बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया। तो जब ये काफी पुअर वैल्यू होगा तो ये हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा तो आई आपका हाई हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए आता है 3 मार्क्स का, ओके। एक्सप्लेनेशन जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां लिखवा दूंगा, यहां मैंने आपको समझा दिया। और शील्डिंग इफेक्ट यहीं से आपको ये कंसेप्ट का एग्जांपल आपके सामने है, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत है बताइए।